व्यूअर्स वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। व्यूअर्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो शिक्षण की विधियाँ। ये आपका ये टॉपिक उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिलेबस से ही मैंने लिया है। तो इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि क्या है निगमन विधि और आगमन विधि। पाठ्य विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के दो ढंग हो सकते हैं। दो ढंग वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक में छात्रों को कोई भी सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। इस विधि में क्या होता है? एक में छात्रों को कोई भी सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। दूसरे में, पहले में तो हम कोई भी सामान्य सिद्धांत लेकर और उसकी जांच की पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण देते हैं। यानी कि कौन सी विधि है? निगमन विधि। और दूसरे में पहले अनेक उदाहरण देकर छात्रों में कोई भी सामान्य नियम निकलवाया जाता है। मीन्स कि जो हमारी निगमन विधि है उसमें हम छात्रों को कोई भी एक सामान्य सिद्धांत दे देते हैं और फिर उसके जांच और पुष्टि के लिए हम उदाहरण देते हैं। लेकिन आगमन विधि में हम क्या करते हैं? पहले बहुत सारे उदाहरण दे देते हैं, उन्हें अनेक उदाहरण दे देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं? छात्रों को कोई सामान्य नियम उससे निकलवाते हैं। तो पहली विधि हमारी कौन सी है? निगमन विधि। और दूसरी विधि है हमारी आगमन विधि। तो ये दोनों ही विधियां आपको समझ आ गई होंगी। व्याकरण शिक्षण के लिए ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी विधि? ये कौन सी विधि जिसमें कि हम पहले उदाहरण दे देते हैं और फिर उसके आधार पर हम उनसे पूछते हैं। दूसरी विधि है हमारी, ये तो फर्स्ट विधि हो गई शिक्षण की। दूसरी है संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। संश्लेषणात्मक विधि कौन सी होती है? किसे कहते हैं हम? दूसरे दृष्टिकोण से शिक्षण विधि के दो अन्य प्रकार हो सकते हैं। पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का ढंग, यदि ऐसा है कि पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाए। पहले मीन्स कि कोई इंसान है तो हमने बोला ये हाथ है, ये मुंह है, ये पैर है, और उसके बाद बोला हमने ये क्या है? एक मानव है। तो इस तरह से इस विधि को हम क्या कहते हैं? संश्लेषणात्मक विधि। पहले अंगों का ज्ञान कराया जाए और फिर उसके बारे में पूरा बताया जाए कि ये क्या है। दूसरी विधि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हिंदी पढ़ाने में पहले हम क्या करते हैं? वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराते हैं ना। पहले हम अ आ इ ई ये सब सिखाते हैं और उसके बाद फिर शब्दों का ज्ञान कराते हैं। परंतु यदि पहले वाक्य सिखाकर, पहले हमने वाक्य बनाने सिखा दिए, यानी कि उन्हें सिखा दिया कल फल जल, और तब उसके बाद हमने सब वाक्य बनाने सिखाए, फिर हमने शब्द बनाने, अंत में हमने वर्ण सिखाए। पहले तो हमने वाक्य बना दिया कि यह मेरा घर है, फिर उसके बाद हमने छोटे छोटे वर्ण बनाने सिखाए और उसके बाद हम आए वर्णमाला में। तो ये होती है हमारी विश्लेषणात्मक विधि कहलाएगी, क्योंकि इसमें पूर्ण से अंगों की ओर ले चलते हैं। अगली है हमारी वस्तु विधि। वस्तु विधि क्या होती है? किसे कहते हैं? वस्तु विधि शिक्षण का एक प्रसिद्ध सूत्र है। कौन सा सूत्र है? मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। तो वास्तव में हमें बाह्य संसार का ज्ञान अपनी इंद्रियों के द्वारा, यानी कि अपनी आंखों के द्वारा हमें होता है, जिनमें नेत्र हमारे प्रमुख है। हम किसी चीज़ को देखते हैं और फिर उसको सीखते हैं। किसी वस्तु पर दृष्टि पड़ते ही हमें उसका सामान्य परिचय मिल जाता है। सपोज कि हमारे पास एप्पल है तो हमने उसे देखा और हमें पता चल गया कि ये क्या है? एक फल है। और कैसे कलर का होता है? लाल रंग का होता है। अतः मूर्त वस्तु ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सरल साधन होता है। अगर कोई चीज़ हमारे सामने है तो उससे हमें आसानी हो जाती है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। बच्चों को जब हम सिखाते हैं कि देखो बच्चों, हमने उसको एप्पल दिया, ये क्या है? एप्पल। हमने बॉल दिया, ये क्या है? बॉल। तो ये वो उसको जल्दी से सीख जाता है। अगर हम उसको स्पेलिंग सिखाएंगे तो उसके समझ में नहीं आएगा, लेकिन पहले हम उसे चीज़ों को दे देकर, दिखा दिखाकर हम उसे सिखाएंगे तो वो जल्दी। तो ये मूर्त ज्ञान होता है। इसलिए आरंभ से विषय वस्तु का सहारा लिया जाता है। शुरू से ही हम छोटे छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें दिखा दिखाकर, बताकर उनको ये ज्ञान प्राप्त कराते हैं। अर्थात बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तु का प्रदर्शन करके उसके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। आपने पेरेंट्स भी देखे होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा ये एप्पल है, ये बनाना है, ये ऑरेंज है, ये स्पून है। तो बच्चों को इससे क्या होता है? ये क्या होता है? एक मूर्त ज्ञान है
कि वस्तुओं को उनको सामने दिखाकर और आँखों के द्वारा वो देख कर उसे जल्दी सीख जाते हैं। यहाँ तक कि अमूर्त को भी मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है। अमूर्त चीज़ों को भी मूर्त बनाने का प्रयास किया, जैसे जो चीज़ें अमूर्त 3 या 2, 5 को समझने के लिए 3, 2, 5 को समझने के लिए पहले छात्रों के सम्मुख 3 गोलियां रखी जाती हैं, फिर उनके सामने 2 गोलियां रखी जाती हैं और फिर मिलाकर वो एक साथ गिनते हैं। 3 और 2 कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। तो आपने तो टॉफ़ी देकर, गोलियां देकर, कुछ भी, पेंसिल, पेन, तो ऐसे करके भी हम उनको मैथ में सिखाते हैं कि बेटा अगर हमारे पास 2 पेंसिल है और 2 हमें और मिल गई तो कितनी बन गई, है ना। तो ये क्या हो जाता है, हमारा अमूर्त ज्ञान को भी मूर्त करते, ये विषय वस्तु। तो ये हमारी वस्तु विधि होती है, वस्तु विधि, जब हम वस्तु के सहारा लेकर बच्चों को ज्ञान देते हैं। दृष्टांत विधि, अभी हमने कौन कौन सी विधियां समझ ली हैं? निगमन, आगमन, संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, वस्तु विधि और दृष्टांत विधि। तो जैसे इनको डिटेल से पढ़ने में क्या होता है कि सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं और एग्जाम में हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है। वस्तु विधि का एक दूसरा रूप है, अभी हमने वस्तु विधि के बारे में पढ़ा, वस्तु को दिखाकर बच्चों को हम ज्ञान प्राप्त कराते हैं जो मूर्त से अमूर्त की ओर। दृष्टांत विधि, वस्तु विधि में जिस प्रकार वस्तुओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, दृष्टांत विधि में हम क्या करते हैं, उसी प्रकार दृष्टांतों के द्वारा, दृष्टांत मीन्स दृश्य, वो दृश्य भी हो सकते हैं और वो श्रव्य भी, जिनको हम सुनकर अपने, और ये दृष्टांत विधि हम किसके द्वारा सीख सकते हैं? चित्रों के द्वारा, मानचित्र के द्वारा, चित्रपट आदि के सहारे से वस्तु का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। कि हमने बच्चों को बोला, बच्चों ये क्या है, हमने एप्पल की उसको एक फ़ोटो दिखाई, ये चित्र दिखाया, या कोई जगह है जैसे नैनीताल है, कोई भी जगह है, उनको हमने बताना है तो हमने उसका मानचित्र दिखाया। इस तरह से हम उसको दिखाकर उसको समझा सकते हैं। तो साथ ही उपमा, उदाहरण, कहानी, उपमा, उदाहरण, कहानी, चुटकुले द्वारा विषय का स्पष्टीकरण हो सकता है। तो इसी विधि को हम क्या कहते हैं? दृष्टांत विधि कहते हैं। नेक्स्ट है कथन विधि या व्याख्यान विधि। कथन विधि वस्तु एवं दृष्टांत विधियों से ज्ञान प्राप्त करते समय, जब वस्तु विधि, दोनों विधि हमने ऊपर बता दी है, वस्तु विधि और दृष्टांत विधि, जब इनसे बच्चे क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो बच्चों को कुछ अनुमान करने तथा अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष वस्तु को भी समझने का आभास हो जाता है, जो उनके सामने नहीं होती हैं। कथन विधि का सहारा लिया जाता है और इसमें वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। उनको बताया जाता है कि एप्पल क्या है, एक फल है, ये पेड़ों पे लगता है, ये कहाँ पर उगता है। तो इस तरह से उनको ज्ञान कराया जाता है कथन विधि के द्वारा या व्याख्यान विधि के द्वारा, उसके बारे में बताकर। परंतु इस विधि में छात्र अधिकतर निष्क्रिय श्रोता बन जाते हैं। मीन्स कि टीचर बोलता रहता है और वो क्या करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। पाठन प्रभावशाली नहीं होता है। पाठन कब प्रभावशाली होता है? पाठन तब प्रभावशाली होता है कि स्टूडेंट, जो अध्यापक है और उसके छात्र हैं, दोनों ही आपस में बोलते रहें। मीन्स कि अध्यापक उनसे पूछे और छात्र उनसे उसका जवाब दे, तो दोनों ही तरफ। लेकिन इस विधि में छात्र क्या होते हैं, जो सुनने वाला होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। इसी से प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने इस विधि के बारे में क्या कहा है कि बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए। मीन्स कि बच्चों को हमें व्याख्यान कम से कम करना चाहिए और उनके अंदर जब हम उनको कम ही सिखाएंगे तो वो क्या करेंगे, और जानने की क्या करें, जिज्ञासा पैदा होगी उनके अंदर और वो अच्छे से सीख पाएंगे। तो व्याख्यान विधि इसी की सहचरी है और उच्च कक्षाओं में प्रायः व्याख्यान विधि का ही प्रयोग लाभदायक समझा जाता है। जो सीनियर क्लासेस होती हैं वहाँ पर व्याख्यान विधि सही होती है, लेकिन प्राइमरी क्लासेस में व्याख्यान विधि बिल्कुल भी सही नहीं होती है।
कथन विधि में प्रायः जो कथन विधि होती है, अभी हमने कथन विधि के बारे में बताया, हर्बर्ट के 5 सोपानों का प्रयोग किया जाता है। कथन विधि में हर्बर्ट के क्या है, 5 सोपान है। कौन कौन से सोपान है वो? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सिद्धांत स्थापन, आवर्ती और प्रयोग। ये आपके पूछा जा सकता है कि हाँ, हर्बर्ट के 5 सोपान बताइए, तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, आवर्ती और प्रयोग। परंतु केवल ज्ञान अर्जन के पाठों में ही 5 सोपानों का प्रयोग किया जाता है। कौशल और रसवादन के पाठों में कुछ सीमित सोपानों का ही प्रयोग किया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि, जिसमें हम प्रश्न, इसको हम सुकराती विधि भी कहते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सुकराती विधि कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर विधि। और प्रश्नोत्तर विधि को हम दूसरी उसमें क्या कहते हैं? तो सुकराती विधि। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है, फिर भी सुकरात के प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं। जो प्रश्न कर रहा है उसी से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर भी निकलवा लिया जाता है। मीन जिससे प्रश्न कर रहे हैं उसी से प्रश्न भी पूछे जाते हैं और उसी से उत्तर निकलवा, इसलिए इसके कौन सी विधि हो गई? प्रश्नोत्तर विधि। काउलर के अनुसार क्या है कि शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होने चाहिए। कौन से प्रश्न होने चाहिए? किस तरह के प्रश्न हमें पूछने चाहिए? प्रश्नों का लेवल क्या होना चाहिए? प्रश्न पूछने की आवश्यकता और महत्व क्यों होती है? क्यों हमें प्रश्न इस विधि का प्रयोग करना चाहिए और इसकी आवश्यकता ही क्यों है? पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से उसका संबंध जोड़ते हैं। पूर्व ज्ञान कि बच्चों को जो पाठ पढ़ाया है उसका ज्ञान है कि नहीं है, बच्चों ने जो हमने कल उसको लेसन समझाया था, पढ़ाया था, उसको तो उसी से संबंधित कुछ हम क्वेश्चन पुटअप कर लेंगे और उसको आगे के ज्ञान से जोड़ देंगे। तो ये पहले तो ये ऐसे करके हमें महत्व होता है, इसकी आवश्यकता होती है। और यह ज्ञात करने के लिए कि बच्चे ने पढ़े हुए पाठ से कितना ज्ञान अर्जित किया है, जो उसको पाठ हमने पढ़ाया था उससे उसने कितना सीखा है, ये भी हम इसके द्वारा प्राप्त, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है कि कौन सी विधि की? प्रश्नोत्तर विधि की। बच्चों की समस्याओं को जानने और उनका निवारण, उन्हें कहाँ पर डिफ़िकल्टी हो रही है। आपने देखो मोस्टली क्लास में 35-40 स्टूडेंट्स होते हैं और जब हम सबसे क्वेश्चन पूछते हैं 1 बाय 1 तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, बच्चों को कौन से क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी हो रही है, कौन से चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसका निवारण कर सकते हैं, उसको और अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं जिससे कि उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके। 3 पॉइंट तो हमने ये बताया कि जो उनका पूर्व ज्ञान है उसका पता लगाकर उसका संबंध जोड़ने के लिए आगे लेसन को बढ़ाने के लिए। दूसरा हमने बोला कि इसमें क्या है कि बच्चों ने जो उसको पढ़ाया उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया और उस जो उनको जो पढ़ा है उसमें जो समस्या आ रही है, अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसको कैसे निवारण किया जाए, उसको निवारण करने हेतु। तो ये तीनों चीज़ें हम, इसलिए इसकी प्रश्नों की आवश्यकता होती है। अब हम प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, किस तरह के प्रश्नों को हमें पूछना चाहिए बच्चों से। प्रश्न की भाषा स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए जो बच्चों को आसानी से समझ, जिससे छात्र प्रश्न को भली भांति समझ सके। कुछ भी हम उससे पूछ रहे हैं तो वो पहले उन बच्चों को, उन स्टूडेंट को, उन छात्रों को वो समझ आना चाहिए अच्छे से। प्रश्नों की रचना बालक के व्यवहारिक भाषा के अनुसार की जानी चाहिए। ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाना चाहिए, ऐसे भाषा का यूज़ करना जो बच्चे को आसानी से, छात्र को आसानी से समझ आ जाए। प्रश्न उद्देश्य के साथ संबंधित होना चाहिए कि उस प्रश्न का उद्देश्य क्या है, क्यों पूछ रहे हैं। प्रश्नों का कर्म तर्क संगत होना चाहिए। तो इसलिए हमें ये प्रश्न विधि, जो प्रश्नोत्तर विधि है, ये आवश्यक है। करके सीखना, जब से बाल मनोविज्ञान के
विकास से ये सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा का केंद्र न तो विषय है और न ही अध्यापक, वरन कौन है? हमारा स्टूडेंट, हमारा छात्र है। तब से शिक्षण में सक्रियता को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात स्वभावानुभाव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, स्वभाव के अनुसार ज्ञान को प्राप्त करना आजकल का जो सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत है। अतः रूसो से लेकर मॉन्टेसरी और ड्यूबी तक शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चों के ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने तथा उनके का द्वारा शिक्षा देने पर बल दिया है। महात्मा गांधी जी ने भी इस सिद्धांत के आधार पर बेसिक शिक्षा को क्या दिया? जन्म दिया। अतः सक्रिय विधि के अंतर्गत अनेक विधियां सम्मिलित की जा सकती हैं। करके सीखना, इसमें बच्चों को ही क्या है? वर्क दिया जाए। जैसे इसमें कौन कौन सी विधियां हैं? शोध विधि, योजना विधि, डाल्टन विधि, बेसिक शिक्षा विधि, ये सारी विधियां हैं करके सीखने की विधि है। करके सीखना। शोध विधि, जर्मनी के प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा शोध विधि का प्रतिपादन किया गया। आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के थे? जर्मनी के प्रोफेसर। इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं किसी तथ्य को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। और इसका अर्थ यह नहीं कि अध्यापक कुछ नहीं करता, मीन्स बच्चों को प्रेरित तो किया जाता है और छात्रों को मनमाना काम करने को छोड़ दिया जाता है। मीन्स उनको छोड़ दिया जाए कि हाँ तुम्हें अपने हिसाब से इस काम को करना है। और वह छात्र का पथ प्रदर्शन शिक्षक क्या करते हैं? देखते रहते हैं कि हाँ ये छात्र ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है। एक पथ प्रदर्शक के रूप में वो क्या करते हैं? वहाँ पर कार्य करते हैं। उसे गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर लाता है। यानी कि अगर कोई गलती करे तो उसे बताते हैं कि हाँ नहीं, आपको ये कार्य को इस तरह से करना है। और उसका लक्ष्य यह रहता है कि जो ज्ञान छात्र अपने निरीक्षण अथवा प्रयोग द्वारा प्राप्त कर सकता है उसे बताया न जाए, कि वो अपने आप ढूंढे कि हाँ इसका हल क्या होना चाहिए। इस विधि का प्रयोग पहले तो विज्ञान की शिक्षा में किया जाता था, पर धीरे धीरे पहले विज्ञान के लिए ही सिर्फ किया जाता था इसका प्रयोग, लेकिन अब गणित, भूगोल, अन्य विषयों में भी इसका प्रयोग होने लगा। किसका? शोध विधि का प्रयोग। प्रोजेक्ट विधि, अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूबी, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन आदि ने के सम्मिलित प्रयास का फल है योजना या प्रोजेक्ट विधि। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। स्वाभाविक वातावरण, यहाँ पर एक चीज का ध्यान दिया गया, स्वाभाविक वातावरण, आर्टिफिशियल वातावरण नहीं होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। इस विधि से पढ़ने के लिए पहले कोई समस्या नहीं ली जाती है जो प्रायः छात्रों के द्वारा उठाई जाती है। उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है। मीन्स कि समस्या उन्हें कोई नहीं दी जाती है, छात्र ही उस समस्या वो उठाते हैं जो भी चीज़ें उनको लगती हैं और उसी को हल क्या करते हैं? ढूंढने के लिए योजना बनाते हैं। योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। यहाँ पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। इसी से इसकी परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि योजना वह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक योजना वह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किए जाते हैं। ये कौन सी विधि में होता है? प्रोजेक्ट विधि में। अब है डाल्टन योजना। अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान में 1912 और से 1915 के बीच कुमारी हेलेन ने शिक्षा की एक नई विधि प्रयुक्त की और जिसे उन्होंने क्या कहा? डाल्टन योजना। यह विधि कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए, जो कक्षा में हम पढ़ाते हैं उन दोषों को दूर करने के लिए आविष्कृत की गई थी। डाल्टन योजना में कक्षा भवन का स्थान प्रयोगशाला ने, जो कक्षा भवन है जहाँ हमारी क्लास होती है उसका स्थान किसने ले लिया? प्रयोगशाला लेती है। मीन्स वहाँ पर प्रयोगशाला, प्रत्येक विषय की एक प्रयोगशाला होती है और जिसमें उस विषय के अध्ययन के लिए जहाँ पर वो प्रयोगशाला, हर एक सब्जेक्ट की एक प्रयोगशाला होगी, पुस्तकें, चित्र, मानचित्र, अन्य सामग्री रखे जाते हैं वहाँ पर।
और विषय का विशेषज्ञ अध्यापक प्रयोगशाला में बैठकर छात्रों की सहायता करता है और कार्यों की जांच और संशोधन करता है। वर्ष भर कार्य 9 या 10 प्रयोगशाला 10 भागों में बांट दिया जाता है। 9 या 10 भागों में पूरे साल का कार्य उन्हें बांट दिया जाता है और उनको असाइनमेंट के रूप में प्रत्येक छात्र को लिखित दिया जाता है कि हाँ, ये असाइनमेंट दिया गया, इसको कंप्लीट करके आपको क्या करना है, लाना है। छात्र उस निर्धारित कार्य को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रयोगशालाओं में जाकर, और जो छात्र जो भी असाइनमेंट दिया जाता है उन प्रयोगशालाओं में, अपने सब्जेक्ट के प्रयोगशालाओं में जाकर उनको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, डाल्टन योजना। तो ये इसका आविष्कार किसने किया था, हेलेन ने किया था। प्रमुख शिक्षण विधियां और उनके प्रतिपादक। अब ये तो हमने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। अब हम इनके अभी हमने ये शिक्षण विधियों के बारे में बात करी। अब हम उन प्रमुख शिक्षण विधियों का परिचय थोड़ा सा आपको करा देते हैं और उन किसने उनको खोजा, उनकी विशेषताएं क्या हैं। डाल्टन प्रणाली। डाल्टन प्रणाली में इसके जन्मदाता हैं अमेरिकन शिक्षा शास्त्री मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। कौन सी, डाल्टन विधि की। डाल्टन जो प्रणाली है, डाल्टन विधि है, उसकी विशेषता क्या है। समय सारणी, इसमें समय सारणी नहीं होती है। डाल्टन प्रणाली में हर विषय की प्रयोगशाला होती है, जिसमें आपको बताया कि हाँ, उसका विशेषज्ञ होता है, यानी कि विषय अध्यापक होता है। छात्र स्वतंत्र होता है इस विधि में, वो अपने अनुसार उसको असाइनमेंट दिया जाता है और वो प्रयोगशाला में जाकर उसको कंप्लीट करता है। तो डाल्टन विधि में आपने ध्यान रखना है, इसका आविष्कार किया था अमेरिकन शिक्षा शास्त्री मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने, और इसमें समय सारणी नहीं होती है, हर विषय की प्रयोगशाला होती है। ये मेन पॉइंट है जो आपके माइंड में फीड रहेंगे, और छात्र स्वतंत्र होता है। प्रोजेक्ट प्रणाली, इस प्रणाली के मूलाधार जॉन डेवी, परंतु प्रणाली के रूप में जन्मदाता विलियम हेड किलपैट्रिक हैं। विलियम हेड किलपैट्रिक। कौन सी प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली, इसके जन्मदाता है। और इस प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, तो परिस्थिति उत्पन्न करता है, बालक को नवीन शिक्षा देता है। परिस्थिति उत्पन्न करता है, बालक को नवीन शिक्षा देता है, स्वयं सामाजिक वातावरण को पूरा करता है। तो ये 3 पॉइंट हैं इसके। ड्रे-क्रोली प्रणाली, इस प्रणाली के जो जन्मदाता हैं डॉक्टर ओविड ड्रे-क्रोली हैं। ओविड ड्रे-क्रोली हैं। और इस प्रणाली की जो विशेषता है, वो विशेषता क्या है, जीवन के लिए जीवन द्वारा शिक्षा। जीवन के लिए जीवन द्वारा शिक्षा। बालकों का विभाजन उनकी रुचि क्षमता और योग्यता, उनकी रुचि क्षमता योग्यता के अनुसार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनकी रुचि क्षमता योग्यता के अनुसार उनका विभाजन, और जीवन के लिए जीवन द्वारा शिक्षा। किंडरगार्टन प्रणाली, इनके जन्मदाता हैं फ्रॉवेल। और किंडरगार्टन की क्या विशेषता है, पुस्तक की ज्ञान का विरोध, पुस्तक की ज्ञान को ये दूर रखते हैं। बाल केंद्रित प्रणाली, बालक पे, बच्चे पे, छात्र पे पूरा ध्यान केंद्रित किया जाता है। खेल द्वारा शिक्षा, यहाँ पर पुस्तकों का विरोध किया जाता है और बच्चों को खेल खेल में ही ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। विनेटिका प्रणाली, विनेटिका प्रणाली के जन्मदाता हैं अमेरिका के डॉक्टर कार्लटन वॉसबर्न इसके जन्मदाता हैं विनेटिका प्रणाली के। और इसकी विशेषताएं क्या हैं, बालक के व्यक्तित्व को प्रधानता, उसके व्यक्तित्व को प्रधानता और पाठ्यक्रम विभाजन। छात्र अपनी गति से सीखकर स्वयं अपनी परीक्षा लेता है। जैसे उसे कोई बच्चा, तो आपने देखा होगा बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बहुत देर में सीखता है, तो अपनी गति से सीखकर वो अपनी ही परीक्षा लेता है। तो ये इसकी विशेषता है। मॉन्टेसरी प्रणाली के जन्मदाता है मेरिया मॉन्टेसरी। इस प्रणाली की क्या विशेषता है, मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। ये मॉन्टेसरी प्रणाली है मनोवैज्ञानिक प्रणाली। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि मनोवैज्ञानिक प्रणाली कौन सी है, तो वो है मॉन्टेसरी प्रणाली।
व्यावहारिक उपकरणों व सभी इंद्रियों के माध्यम से इसमें ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बेसिक शिक्षा प्रणाली, इसके जन्मदाता तो कौन है? गांधी जी हैं, ये आप सबको पता ही होगा। बेसिक शिक्षा प्रणाली की विशेषता क्या है? सर्वांगीण विकास पर बल, जो छात्र है उसके सर्वांगीण विकास पर बल देना, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, 14 ईयर्स तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए कंपलसरी और उनकी शिक्षा निःशुल्क बिना फीस की उनकी शिक्षा होनी चाहिए। और हस्तकला पर आधारित मातृभाषा पर, हस्तकला और मातृभाषा पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। व्यूवर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर साथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इसी तरह से जो आपके यूके लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसके लिए मैं जो भी टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।